रात के 2 बजे का समय था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। हवेली के हर हिस्से में नाइट मोड कैमरा लगा दिए गए थे। कुछ कुछ दूर पर एडवांस ऑडियो रिकॉर्डर के अतिरिक्त डिजिटल मल्टीमीटर फिट किए गए थे। रिद्धि को एक कुर्सी पर बांधा गया था। वहीं अनंत अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर के साथ रिद्धि के ठीक सामने पूरी तरह से सतर्क और हर आहट पर नजर रखे हुए था। प्रिया और संभव अपने अपने मीटर लेकर पूरी हवेली की ऊर्जा का ग्राफ बनाने में लगे थे। बीप बीप सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज प्रिया को यंत्र से सुनाई पड़ने लगी थी। अचानक ही प्रिया का मीटर रसोई के पास उच्च ऊर्जा का संकेत देने लगा। प्रिया के माथे पर सलवटें पड़ी और उसने अपने सूखते हलक में 2 बूंद पानी के उतारकर रसोई का रुख कर लिया। किसी समय गांव के सरपंच की रिहाइश या यूं समझिए अय्याशी की मुंह गवाह बनी यह हवेली आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती है। हवेली के नाम से ही आसपास के 4 गांव के लोग कांप उठते हैं। ठाकुर की आखिरी पुश्तों ने तकरीबन 40 साल पहले ये हवेली छोड़ दी थी। छोड़ी क्या थी, अपनी जान बचाकर भागे थे यहां से। वो गए तो फिर कभी किसी की इस जमीन पर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। कहते हैं कई बार बहुत से हिम्मती और शैतानी ताकतों से लोहा लेने वाले इस हवेली में आए, लेकिन यहां से वापस लौटे तो किसी से कुछ कहने लायक ही ना रहे। इस हवेली की कहानी साधारण नहीं थी, बल्कि काफी रहस्यमयी और डरावनी थी। रसोई के अंदर पहुंचने पर प्रिया को खिड़की के पास से सबसे तीव्र और स्पष्ट सिग्नल मिल रहे थे। दूसरी तरफ संभव भी पूरी हवेली में सिग्नल का पीछा करते करते रसोई के पीछे की तरफ गार्डन में हाई सिग्नल देखते हुए पहुंच गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ में पकड़े ग्राफ पर एक गोला खींच दिया। उन दोनों के हाथ में पकड़े मीटर का कांटा ये संकेत देते हुए शोर मचा रहा था कि उससे वहां कोई ऊर्जा मिल गई है। अचानक प्रिया और संभव के पास सिग्नल कमजोर होने लगे और अनंत के कमरे में लगे मीटर से बीप की तेज आवाज आने लगी। अनंत सावधान हो गया और एक गिलास में दवा की कुछ बूंदें मिलाकर रिद्धि को पिलाने के बाद उसके सामने डट कर बैठ गया। दवा के प्रभाव से रिद्धि की इम्यून पावर न्यूनतम स्तर पर पहुंचने लगी और शरीर के कमजोर होते ही वहां स्थित आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। कमरे में भय का वातावरण स्थापित होने लगा था। बाहर के कमरों से फुसफुसाहट और लोगों के चहलकदमी की आवाजें विचलित कर रही थी। कैमरा टूटकर नीचे गिर गया था। किसी एनर्जी को डिटेक्ट करने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बीप की आवाज करने लगे थे। बाहर से उल्लुओं की हू की आवाज वातावरण में खौफ का मिश्रण कर रही थी। इसी बीच रिद्धि ने गर्दन को गोल गोल घुमाकर अचानक कुछ आवाजें निकालनी शुरू कर दी। क्या चाहिए तुमको? हाँ, भयानक डरावनी आवाज को झटकते हुए अनंत ने सवाल किया। देखो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम दोस्त हैं, हमें नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हें कुछ सहायता चाहिए तो कहो। देखो, हम जानते हैं तुम्हारे सामने हम कुछ भी नहीं। तुम्हारी शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हम बस तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसा है जो तुम कहना चाहती हो। हम मदद करना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ से आजाद करना चाहते हैं। अनंत की बात सुनकर रिद्धि ने पहले नजरें तरेर कर उसकी ओर देखा, फिर एकाएक सिसकने लगी। मुझे मेरे ब्याह से उठा कर लाया था ठाकुर, जिसके नाम की मेहंदी रचाई, उसने तो मुझे घूंघट के इस पार देखा तक नहीं। लेकिन ये हवशी जल्लाद हर रात जब इसका मन भर गया तो अपने बेटों के सामने मुझे ले जाकर पटका। उनके लिए भी मैं बस एक दिल बहलाने का सामान थी। अपनी इस हवेली पर मुझे नाचने वाला खिलौना बना लिया था। इन सब लोगों ने हर रात महफिल सजती, जिसमें ठाकुर के साथ उसके दोस्त यार सब मनोरंजन करते। कुछ समय बाद मैं एक बेटी की मां बन गई। अपनी बेटी की खातिर मैं बिना चूके हर रोज उनकी महफिल में नाचने लगी। धीरे धीरे समय बीता और मेरी बेटी 12 बरस की हो गई। मेरी तरह मेरी बेटी भी उपेक्षित जीवन जी रही थी। फिर एक दिन उन जल्लादों की नजर मेरी बच्ची पर पड़ गई।
वो मेरी बेटी को उठाकर ले गए। मैंने ठान लिया था जो मेरे साथ हुआ मेरी बच्ची के साथ नहीं होगा। बस इसीलिए मैं कुल्हाड़ी लेकर उनके ऊपर टूट पड़ी। मैं अकेली थी और वो चार, कितनी देर लड़ती। उसी कुल्हाड़ी से मेरे और मेरी बेटी के टुकड़े करके इसी हवेली में गाड़ दिया उन्होंने। मेरी बच्ची मेरे सामने ही। इतना कहकर रिद्धि गला फाड़ कर रोने लगी। उस दिन मैं कमजोर थी, लेकिन अब नहीं छोड़ा मैंने किसी को। एक एक से बदला लिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना कहकर वो ठठाकर हंसने लगी। देखो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। बस अब अपना गुस्सा छोड़ दो, अपनी बच्ची को लेकर लौट जाओ। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। अब सुकून से आराम करने दो अपनी बच्ची को। यकीन करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अचानक फिर से प्रिया के मीटर में हलचल होने लगी। प्रिया ने संभल को इशारे से सावधान किया और मीटर की दिशा में बढ़ने लगी। हवेली में एक स्थान पर पहुंचकर मीटर बहुत तेज आवाज करने लगा और एक बवंडर ठीक उसके सामने उठने लगा। उनके पास जितने भी उपकरण थे सभी से बीप बीप सुनाई देने लगी थी। अनंत भी माइक्रोफोन से आती आवाजों की दिशा में दौड़ते हुए वहां पहुंच गया था।